भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की चीजें तो याद कराई दी थी, एक बार फिर से रिवीजन करा दूं, ठीक है। तो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष और आप लोग नहीं बोलो, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये तीन तो मैन आते ही हैं। उसके साथ साथ आता है कि संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो ये 10 विशेषताएं मैंने लिख करके रखी हैं। फर्स्ट हो जाएगी प्रस्तावना, ठीक है। क्या हो जाएगी? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखोगे तुम लोग? मैंने बताया था कि 13 दिसंबर 1940 को नेहरू जी एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, ठीक है। तो पहले तो हमें सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना में कि यह प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर के आए? 13 दिसंबर 1940 को लेकर के आए, जिसमें उन्होंने निम्न बातें बतलाई। किसके लिए? वो इस प्रस्तावना या उद्देश्य में उद्देश्यों को और लक्ष्यों को क्या किया गया? स्पष्ट किया गया। और धर्मनिरपेक्षता, भारत की एकता अखंडता बनाए रखने की बात कही गई, ठीक है। इतना लिख दोगे। 13 दिसंबर 1940 को नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए, जिसमें उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया और इसमें भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात कही गई, ठीक है। दूसरी हेडिंग है लिखित और विशाल संविधान। तो लिखोगे तुम लोग कि हमारे भारत का सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा लिखित और विशाल संविधान है। क्योंकि कई देशों में संविधान लिखा हुआ नहीं है, तो वहाँ समय समय पर क्या आती रहती है? आती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की क्या है? विशेषता है। फिर तीसरी विशेषता हो जाएगी संघीय शासन स्थापना। तो संघ का ही अर्थ होता है राज्यों का संघ। क्या होता है? तो सबसे पहले तुम लोग लिखोगे कि संघीय शासन की स्थापना की गई, जिसमें संघ का अर्थ क्या होता है कि हमारा भारत जो है राज्यों का संघ है और इसमें केंद्र और राज्य में शक्ति का क्या किया गया? बंटवारा या विभाजन किया गया। केंद्र और राज्य में क्या किया गया? शक्ति का विभाजन किया गया। लेकिन विशेष परिस्थिति में जो केंद्र सरकार है उसकी बातें या निर्देश किसको मानने पड़ेंगे? राज्य सरकार को। बंटवारा तो दोनों में किया गया है। मैंने सूचियां पढ़ाई थी आप लोगों को, केंद्र सूची, राज्य सूची और ठीक है। तो ऐसे शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार को केंद्र सरकार के क्या मानने पड़ेंगे? निर्देश मानने पड़ेंगे। अब चौथी हेडिंग है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें लिखोगे कि जो हमारी न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका से क्या है? स्वतंत्र है। विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है और सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में क्या करता है? तो लिख लोगे इसमें क्या लिखोगे कि हमारे जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक या रक्षक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। फिर आते हैं संसदीय शासन प्रणाली। 5वीं हेडिंग हो जाएगी संसदीय शासन प्रणाली। इसमें लिखोगे तुम लोग कि क्या लिखोगे? इसमें संवैधानिक जो है मुखिया, मतलब केंद्र में संवैधानिक मुखिया के रूप में राष्ट्रपति और राज्य में संवैधानिक मुखिया के रूप में राज्यपाल रहते हैं। लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में रहती है? मंत्रिपरिषद के हाथ में रहती है, ठीक है। तो केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है? मंत्रिपरिषद के हाथ में, ठीक है। फिर है 6वें नंबर की विशेषता मौलिक अधिकार। इसमें लिखोगे तुम लोग कि नागरिकों की उन्नति और विकास के लिए, नागरिकों की उन्नति और विकास के लिए हमें कुछ विशेष मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है। तो कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये मैंने 6 अधिकार लोगों को बताए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक
संवैधानिक उच्चारण का कितना लिख दोगे? ठीक है, लिखते बन जाएगा। यस मैम। कि नागरिक मौलिक अधिकार क्या लिखोगे? नागरिकों की उन्नति और विकास के लिए हमें कुछ अधिकार दिए गए और फिर उन अधिकारों के नाम बता देना। ठीक है, अब आते हैं हम 7वीं विशेषता मौलिक। तो ये इसमें लिखोगे कि 1976 में कुछ मौलिक कर्तव्य क्या किए गए थे? सम्मिलित किए गए थे, जिसमें क्या क्या बताया गया? जिसमें संस्थाओं का आदर करना, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना और भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना, ऐसी 2-4 बातें उसमें लिख दोगे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य में लिखोगे कि ये कब सम्मिलित किए गए? 1976 में। इसमें भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने की बात कही गई, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की बात कही गई। तो ये सब बातें उसमें रखी गई। और जैसे सरकारी कोई भी संस्था है तो उसको हमें क्या करना है? आदर करना है। ठीक है, अब आता है 8वें नंबर की हेडिंग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें लिखोगे कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए। ठीक है, किसके जीवन को? नागरिकों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। फिर 9वें नंबर का विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक मतलब सभी को, वयस्क मतलब होता है जब हम 18 साल के हो जाते हैं, और अधिकार मतलब मत डालने का हमें क्या मिले? अधिकार। तो इसमें लिख दोगे कि 18 साल के होने पर सभी को वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, फिर 10वां है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में लिख दोगे ऐसा राज्य जिसमें उसका खुद का कोई विशेष धर्म ना हो, उसके लिए सारे धर्म क्या हो? समान हो। उसको क्या बोला जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये सारी 10 विशेषताएं याद हो गई सबको?